नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम अगेन टू केस स्टडी बाय एजे। मुझे पता है काफ़ी शिकायत मिल चुकी है, वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को बताऊँ क्यों नहीं बना पाया। तो कभी फ़ोन ख़राब हो जाता, तो कभी फ़ोन का माइक, तो कभी चार्जर ख़राब हो जाता। खैर इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो सब कुछ ठीक करा लेने के बाद जब मैंने टॉपिक खोजना शुरू किया कि वीडियो किस बात पर बनाई जाए, तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया नक्शा खेलने में लगी हुई है। पूरी दुनिया नहीं, मतलब कुछ वो देश जिनके पास जितना एरिया है उसे तो वो विकसित कर नहीं पा रहे हैं और दो और एरिया चाहते हैं। और पूरी खबर ये है कि नेपाल के अपना नया नक्शा निकालने के बाद अब पाकिस्तान ने भी नया नक्शा निकाला है। ये पाकिस्तान का नया नक्शा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मज़े लेने की बात यह है कि पाकिस्तान ने पूरा जम्मू कश्मीर तो अपने इलाके में दिखाया है, लेकिन साथ ही में अगर आप देखें तो कोई ईस्टर्न बाउंड्री मार्क नहीं की है। चाइना की तरफ से कश्मीर की कोई भी बाउंड्री पाकिस्तान मार्क नहीं करना चाहता है। ये साफ कर देता है कि कुत्ता उतना ही भौंकता है जितना मालिक कहता है। अभी फ़िलहाल मालिक से इस बारे में पूछताछ चल रही होगी, उसके बाद ही ये कोई डिसीजन ले पाएंगे। उसके अलावा और एक और हंसी की बात यह है कि पाकिस्तान एक 70 साल पुराने मसले को दोबारा उठा कर लाया है। पाकिस्तान ने अपने मैप में जूनागढ़ और उसके पास के एक राज्य को भी क्लेम कर लिया है। ये भारत के नक्शे पर जूनागढ़ की पोजीशन है और ये गुजरात के नक्शे पर जूनागढ़ की पोजीशन है। आज इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान ये पुराना मसला उठा कर लाया है और क्या इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है और इस पर हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात हम 73 साल पहले ले जाते हैं, 1947, जब भारत आज़ाद होने वाला था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 साइन हो चुका था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दो अलग अलग देशों में बांटा जाएगा, जिनमें एक होगा मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान और दूसरा होगा हिंदू बहुल देश हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पर इसमें तीसरी बात ये भी कही गई थी कि जितनी भी देसी रियासतें हैं जिनकी ब्रिटेन के साथ संधि है, जिन्होंने ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार की हुई है, वो उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे जिस कंडीशन में वो संधि होने से पहले थे, यानी वो आज़ाद देश बन जाएंगे और तब उन्हें पूरा पूरा अधिकार है कि या तो वो पाकिस्तान में जाएं या वो भारत में जाएं या फिर वो अलग देश बना सकते हैं। भारत की आज़ादी के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया जाता है। उस समय भारतीय क्षेत्र के अंदर छोटे बड़े 565 रजवाड़े थे। अब ज़्यादातर रियासतें जो हिंदुस्तान के अंदर थी अपने आप को हिंदुस्तान से जोड़ने का फ़ैसला कर लेती हैं। वहीं कुछ बड़ी रियासतें ये चाहती हैं कि वो आज़ाद मुल्क बन जाए और वहीं कुछ हिंदुस्तान के क्षेत्र में आने वाली रियासतें पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में होती है, पाकिस्तान में रहना चाहती है। आज़ाद रहने वाली रियासतों में से प्रमुख थे जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर। जोधपुर आज के राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का ज़्यादातर एरिया जोधपुर में ही है। वहीं जूनागढ़ की लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। त्रावणकोर केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है और हैदराबाद दक्षिण भारत के राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल में पड़ता है। आज के लिए मेरा फोकस जूनागढ़ पर रहेगा। जूनागढ़ में 1947 में नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी। नवाब मोहम्मद महाबत खान जी के बारे में आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हम मज़े ले रहे हैं लेकिन उनके भी मज़े लेने लायक कुछ फैक्ट्स हैं। मोहम्मद महाबत खान जी कुत्तों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने लगभग 800 अलग अलग कुत्ते पाले हुए थे और अपने 2 कुत्तों की शादी करवाने वाली घटना भारतीय इतिहास में बहुत ही मशहूर है। 2 कुत्तों की उन्होंने शादी करवाई थी और उस शादी के उपलक्ष्य में नवाब ने पूरे राज्य में छुट्टी भी रखी थी। नवाब मोहम्मद महाबत खान जी अपनी रियासत को एक आज़ाद देश बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जूनागढ़ एक लैंडलॉक्ड रियासत नहीं है, उसकी बाउंड्री सीधे समुद्र से लगती है और उसके सहारे वो इंटरनेशनल ट्रेड स्थापित करके अपने राज्य को इंडिपेंडेंट रखने में सक्षम रहेंगे। अब 1947 की गर्मियों में हर बिगड़े हुए नवाब की तरह नवाब मोहम्मद महाबत खान जी भी यूरोप यानी ठंड में अपनी छुट्टी मनाने चले जाते हैं। कार्यभार सौंप जाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर यानी कि दीवान शाहनवाज़ भुट्टो पर। शाहनवाज़ भुट्टो जूनागढ़ के नहीं थे, सिंधी थे। इनका जूनागढ़ से कोई नाता नहीं था, लेकिन ये पॉलिटिकल पर्सन थे। बॉम्बे में मिनिस्टर रह चुके थे और इसी कारण इनको
जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर की जो पदवी है वो दी जाती है। अब जो शाहनवाज भुट्टो थे वो पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड थे और वहीं पर जिन्ना भी चाहते थे कि जूनागढ़ पाकिस्तान की तरफ जाए। तो शाहनवाज भुट्टो नवाब को मना लेते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ एक्सीड कर जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी के दिन ही जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ विलय के कागज पर यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देता है। वहीं अगले महीने 15 सितंबर 1947 को उसके बाद भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा रियासत मामलों के मंत्री सरदार पटेल अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन को नवाब से बात करने भेजते हैं। वीपी मेनन नवाब मोहम्मद महाबत खान जी से मिलने पहुंचते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं। बीच में ही प्रधानमंत्री शाहनवाज भुट्टो उन्हें रोक लेते हैं और नवाब के पेट दर्द का बहाना बना देते हैं। तो अब पटेल एक बीच का रास्ता निकालते हैं। जूनागढ़ के अंदर छोटी छोटी जागीरें थीं जिनका राजा हिंदू थे। तो ऐसे ही 2 जागीरदारों से पटेल बात करते हैं और उनकी जागीरों को हिंदुस्तान में शामिल कराने के लिए विलय पत्र पर साइन करा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर नवाब एक गलती कर बैठते हैं और वो अपनी फ़ौजों को दोनों जागीरदारों को गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। तभी अपने क्षेत्र का रक्षण करने के बहाने से सरदार पटेल भी भारतीय आर्मी को जूनागढ़ की तरफ रवाना कर देते हैं। इंडियन नेवी द्वारा जूनागढ़ को ब्लॉक कर दिया जाता है, समुद्री सीमा पर ब्लॉकेड लगा दिया जाता है और वहीं इंडियन आर्मी जूनागढ़ के बाहर अपना खेमा लगाकर बैठ जाती है। इस तरह जूनागढ़ की भारत और पाकिस्तान दोनों से ही एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ब्लॉकेड की तारीख थी 24 अक्टूबर 1947, जबकि अगले ही दिन 25 अक्टूबर 1947 को नवाब जूनागढ़ छोड़कर कराची रवाना हो जाते हैं। रवाना होते समय भी नवाब एक काम उल्टा कर जाते हैं। अपने सारे कुत्तों को तो ले जाते हैं लेकिन इस चक्कर में अपने एक बेटे और एक बीवी को जूनागढ़ में ही छोड़ जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के जूनागढ़ पर कब्जे को इलीगल बताते हैं तो भारत सरकार द्वारा ये दलील दी जाती है कि पाकिस्तान के बनने का कारण यही था कि मुस्लिम जनता हिंदू जनता के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाएगी। तो आप क्यों ऐसे स्टेट को पाकिस्तान में शामिल करते हैं जिस स्टेट में 80% जनता हिंदू हो। इसके काउंटर में पाकिस्तान तर्क देता है कि जब आप मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर सकते हैं तो हम जूनागढ़ को क्यों शामिल नहीं कर सकते। अब ब्लॉकेड से तंग आकर प्रधानमंत्री शाहनवाज भुट्टो दोनों ही सरकारों को एक खत लिखते हैं। दोनों ही सरकारों को मतलब भारत और पाकिस्तान की सरकारों को। उस खत में वो लिखते हैं कि ब्लॉकेड की वजह से राज्य की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है और अब वो चाहते हैं कि अब इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। और वहाँ पर वो एक बात ये भी लिखते हैं कि भारत सरकार आकर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। अब इस पत्र के मिलते ही सरकार भारतीय फ़ौजों को जूनागढ़ में घुसने का आदेश देती है और भारतीय फ़ौज जूनागढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जूनागढ़ में एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवाते हैं। जनमत संग्रह 20 फरवरी 1948 को हुआ जिसका रिजल्ट भारत के पक्ष में आया। ये तो अपेक्षित था कि रिजल्ट भारत के पक्ष में आएगा, लेकिन ये अपेक्षित नहीं था कि ये इलेक्शन इतना एक तरफा हो जाएगा। इलेक्शन में कुल 2 लाख वोट पड़े जिनमें से केवल 91 वोट पाकिस्तान के साथ थे, वहीं सारे वोट हमारे साथ थे। तो यहाँ पर जनादेश मिलने के बाद भारत सरकार अपना कब्जा जूनागढ़ के ऊपर से छोड़ने से इनकार कर देती है। तब इस मसले को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में ले जाता है तो इस मसले पर डिस्कशन तक नहीं होता। हाँ, एक छोटा सा इनफॉर्मल डिस्कशन होता है लेकिन फॉर्मली इस पर कोई बात नहीं होती। सारा का सारा मुद्दा कश्मीर की तरफ जाकर लटक जाता है। तो ये थी कहानी जूनागढ़ की, कैसे जूनागढ़ इंडिया का एक हिस्सा बना। तो अब पाकिस्तान इसे क्यों उठा रहा है? मैं नहीं जानता। मेरा तो सिर्फ इसमें यही अनुमान है कि फ़िलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर ही काफ़ी अनपॉपुलर है। उनके प्रधानमंत्री पर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है और सिर्फ पाकिस्तान के अनपढ़ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। ऐसा करके पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले तो पाकिस्तान इस बात की गुंजाइश जताता था कि जम्मू कश्मीर पर अभी भी कोई रेफरेंडम हो सकता है। अब फ़िलहाल पाकिस्तान ये दावा करता है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह उसका है और इसी दावे ने पाकिस्तान के इस
तर्क को भी झुठला दिया है कि वो आज़ाद कश्मीर का अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इसमें उसने पूरे जम्मू कश्मीर को अपना एक प्रांत दर्शाया हुआ है। ये जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्ज़े वाले तर्कों को बहुत 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 ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। ये पूरी दुनिया के सामने ये बात खोल देता है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहता था। वो हमेशा से कश्मीर को अपने एक राज्य के रूप में कब्ज़ा करके रखना चाहता था। वहीं पर जहाँ तक जूनागढ़ की बात है, तो इस मामले पर अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जूनागढ़ 70 साल से भारतीय कंट्रोल में है। जहां पर जिन लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में इस बात को लेकर जाएगा, तो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो इस मामले को वीटो कर देंगी। कुछ देश का मैं नाम भी ले सकता हूं जो खुलकर इस मामले को वीटो करेंगी। मेरे अनुसार भारत के पक्ष में वीटो देने वाले देश फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए एंड जर्मनी होने वाले हैं। वहीं पर रशिया पर मैं थोड़ा सा संदेह कर सकता हूं। खैर, ये मेरा ओपिनियन था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है, और क्या पाकिस्तान ने ये सब करके कुछ सही किया है, या हमारे नज़रिए से छोड़िए क्या पाकिस्तान के नज़रिए से भी ये कुछ सही हुआ है या फिर नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लेट वीडियो डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस विषय में जान सकें। धन्यवाद। मिलता हूँ किसी और वीडियो